अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मौसम की सूरत हाल की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है कि दिल नहीं कर रहा कि कुछ भी जो है वो आप काम करें, बस ये दिल कर रहा है कि फैमिली को लें या दोस्तों को लें और हाइक पर निकल जाएं या बाहर जाके कहीं पर भी इंजॉयमेंट होनी चाहिए। पार्क्स का रुख करें आज, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही खुशगवार है, लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन इंतहाई कीमती भी है। और वो इस लिहाज से है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज यौम तक़द्दुस कुरान पाक मनाने का दिन और मुल्क गिर एहतजाज, ताकि आलमी दुनिया इस बात को बावर कर ले कि उन्होंने उम्मत मोहम्मदी को ललकारा है। और तौहीन कुरान जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से स्वीडन में बहुत ही दिलखराश ये एक वाक़या पहली दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा स्वीडन में हुआ, जिसके अगेंस्ट तमाम ही उम्मत मुस्लिमा मुतहिद है। OIC में भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भी इस पर बहस चल रही है, लेकिन मुल्क गिर आज एहतजाज जो है वो मनाया जाएगा। और इसमें आप सबसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है, पहले से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी, आप लोगों को बताया गया था कि आज वक्त निकालें और निकलें, क्योंकि यकीनी तौर पर हम तमाम मुसलमानों के लिए ये हमारा अहम फरीज़ा है कि हम अपने मज़हब के डिफेंड में, अपने मज़हब के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ब्लास्फेमस कंटेंट पे हम वैसे भी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा दुनिया में जहाँ पर भी उम्मत मोहम्मदी को ललकार दी जाती है तो उसके जवाब में जिस तरीके से तमाम उम्मत मोहम्मदी एक यकजा होकर आगे बढ़कर सामने आती है, वैसे ही आज भी यौम तक़द्दुस मनाने का दिन है। और इसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट तैयार किया मोहम्मद सुफियान ने। कुरान पाक की हुर्मत और ताज़ीम के लिए इतना ही काफी है कि ये अज़ली कलाम इलाही है जो लोहे महफूज पर उतारा गया, और इससे बढ़कर इसकी कदर मंजिलत, शान शौकत और शर्फ अज़मत की दलील क्या होगी कि यह कलाम इलाही जिस हस्ती मुबारक पर नाजिल हुआ वो बाइस तख्लीक कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम का ये इम्तियाजी वस्फ है कि जिसने भी इसमें तहरीफ या मुआवजा करने की कोशिश की वो नाकाम और नामुराद हुआ। स्वीडन के अंदर हुकूमती सरपरस्ती में और इसके पहरे में जिस तरह कुरान पाक को आग लगाई गई है, मैं समझता हूँ ये कुरान नहीं जलाया गया, ये आलमी अमन को जलाने की नापाक कोशिश की गई है। इस पे पूरी दुनिया सरापे एहतजाज है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक शख्स की जानिब से कुरान के नुस्खे को नजर आतिश करने के वाक़े की पाकिस्तान समेत मुतादिद मुस्लिम ममालिक ने शदीद मजम्मत की है। हुकूमत पाकिस्तान का हुर्मत कुरान के दिन मनाने के फैसले को तमाम मकातिब फ़िक्र और आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। ताजरान लाहौर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर और हुर्मत कुरान के लिए कल निकलेंगे। नमाज जुमा अदा करने के फौरन बाद हम रीगल चौक हाल रोड पर इकट्ठा होंगे और वहीं पे हम अपना एहतजाज जो पुरअमन है हम रिकॉर्ड करवाएंगे और अहले मगरिब को हम पैगाम देंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की मोहब्बत हमारे दिलों से कोई आपका शर्मनाक फेल नहीं निकाल सकता। जुम्मा 7 जुलाई को कुरान की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क की एहतजाज होगा। तो जनाब, आज का दिन बहुत ही अहम है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर निकलें और इस दिन को मनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान, और ख़ास तौर पर आज वज़ीर आज़म की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दी गई, ताकि आलमी दुनिया को ये बावर हो जाए कि ये हमारे लिए कितना अहम है कि जब कोई भी हमारे मज़हब के ऊपर बात करता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करता है या कुरान करीम के ऊपर बात करता है, तो ये डायरेक्टली दिल पर जाकर असर करती है। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद न्यूज़ शामिल करेंगे और अगली न्यूज़ है हमारे पास अमरीका से। बिल्कुल, अमरीका से हमारे पास खबर है, और ख़बर यह है कि बहुत अरसे बाद एक किताब जो है वो वापस जो है वो लौटाई गई है। यूजुअली ये होता है कि हम किताबें ले लेते हैं और हमें शौक होता है कि हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ लें, और फिर अक्सर ये होता है कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त के पास गई, तीसरे दोस्त के पास गई, और मुंतकिली जो है वो होती रहती है, लेकिन हम लाइब्रेरी को वापस देना भूल जाते हैं। लेकिन ये किताब बहुत ही तवील अरसे के बाद जो है वो लौटाई गई है, और तवील अरसा कितना था जी? 120 साल बाद, 120 साल बाद ये लौटाई गई। तो 120 साल की ये कहानी जो है, ये भी हम जो है आगे बढ़ के आपको बताएंगे, लेकिन अब आपको swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. That as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. That as Judge of the Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law.
that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, that in all the circumstances I will do right to the manner of the people according to the law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. May Almighty Allah May Almighty Allah help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you very much, sir. जस्टिस मुसर्रत हलाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुसर्रत हलाली से हल्फ लिया। याद रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुसर्रत हलाली दूसरी खातून जज बनकर आई हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक पहली खातून जज के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। ये आप तकरीब बराह रास्त देख रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुसर्रत हलाली से हल्फ लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुसर्रत हलाली दूसरी खातून जज बनकर आई हैं। जस्टिस आयशा मलिक इससे पहले बतौर पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी, हम बात कर रहे थे 120 साल बाद लौटाई जाने वाली किताब के बारे में, और आपको पता है कि बहुत सारी और किताबों के साथ जो है वो एक लाइब्रेरी को लौटाई गई है, और ये बोला गया था कि ये किसी ज़माने में ली गई थी लेकिन उसके बाद जो है वो लौटाना भूल गए। इस किताब के हवाले से बताते चलें कि ये वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जो है वो वापस दी गई है, और जब इसे गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि ये मैसाचुसेट्स की मशहूर जो है वो एक लाइब्रेरी से एक सदी से ज़ायद अरसे कबल जो है वो जारी की गई थी। और आप सोचें कि 100 साल पुरानी किताब जो है 120 साल 120 साल पहली किताब जो है वो ये वापस दादा ने ली थी इनके या नाना ने ली थी, और लौटाने के लिए पोता या नवासा ही गया होगा, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि वो 120 साल पहले जिस शख्स ने ली होगी वही उसको वापस देने गया होगा। और लाइब्रेरी वाले भी वाकई में हैरान हुए होंगे कि 10 दिसंबर 1903 को जो है ये किताब दी गई थी। और आप सोचें कि अब और उस वक्त क्या हालात थे और 2023 में क्या हालात हैं आप लोगों के सामने। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइटैनिक का हमने जिक्र सुना हुआ है, लेकिन टाइटैनिक से भी तकरीबन 3 गुना बड़ा जहाज़ तैयार किया गया है, बहरी जहाज़, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ शिप कहा जा रहा है, और ये अब मुकम्मल हो चुकी है इसकी तैयारी, और 5610 मुसाफिरों को तवील सफ़र पर लेकर जा सकता है। ये जहाज़ अब तैयार हो चुका है, जो टाइटैनिक से भी वसी है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ शिप कहा गया है। इसे आइकन ऑफ द सीज़ का नाम दिया गया है, और जिसे खुले समंदरों में आजमाया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर से इस कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा जिन्होंने ये जहाज़ बनवाया है। और जांच के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद तवक्का है कि जनवरी 2024 में इसमें आम मुसाफिर भी सवार हो सकेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। दुनिया में एक पहला जहाज़ जब बना था टाइटैनिक, इसी तरीके से एक्साइटमेंट थी, लेकिन टाइटैनिक भी जब पानी में उतरा तो जो हुआ, खुदा न करे कि इस जहाज़ के साथ भी कोई भी किसी किस्म का वाक़या पेश आए। बिल्कुल 5600 अफराद को जो है वो इसमें जगह मिल सकती है, तो अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है। अगली खबर जो है वो हम आपके साथ शामिल करेंगे, वो ये है कि आपको पता है कि हर घर में ये विश होती है कि बड़ी से बड़ी LED लगाई जाए। हाँ। लेकिन अब हम जिस LED की बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी LED है, और ये लॉस वेगस में जो है वो लगाई गई है, और ये 580,000 जो है वो मुरब्बा फीट पर जो है वो बनी हुई है, और इसको नस्ब किया गया तो इसके आगाज़ में एक पैगाम जो है वो जारी किया गया, और वो था हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के नाम से ये पैगाम दिया गया, और उसके बाद शानदार आतिशबाजी भी गई, और इसके हवाले से हमारे पास ये स्क्रीन पे जो है वो वीडियो भी विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं, ये उसी स्क्रीन के हैं जिससे हेलो वर्ल्ड कहा गया था, और दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो LED स्क्रीन है। वाह। सो
ये थी जी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन के हवाले से खबर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ख़वातीन हर मैदान में मर्दों को पीछे भी छोड़ रही हैं और उनके शाना बशाना काम भी कर रही हैं। तो इसी तरीके से जो आप लोग फुटबॉल का मैच देखते हैं तो उसमें एक बंदा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो होता है टीम का मैनेजर, सूट पहने हुए कॉर्नर पर खड़ा हुआ। लेकिन खबर यह है कि पहली खातून फुटबॉल टीम की मैनेजर जो हैं वो बन चुकी हैं। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मर्दों की टीम को जो है वो ये मतलब अपनी सर्विसेज देंगी, उनको गाइड करेंगी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करेंगी। और फॉरेस्ट ग्रीन जो है वो नई निगरान हेड कोच नामजद हुई हैं और ये तारीख रकम कर दी है उन्होंने पहली दफ़ा, और वो इंग्लैंड में मर्दों की पेशा वराना फुटबॉल टीम की पहली खातून मैनेजर बनकर आई हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी और ऑफ कोर्स ख़वातीन जो है वो हर मैदान में जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से ये डेली पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इससे हमें भी एनर्जी मिलती है और ये रोल मॉडल्स बनती है बहुत सारी और ख़वातीन के लिए जो कि ये जज्बा रखती हैं कि वो कुछ ना कुछ कर दिखाएं। आपको पता है ना, जब हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिजर्व करने हैं, हमें अपनी नेचर को प्रिजर्व करना है, हमें किसी तरीके से जो है वो ऐसे काम नहीं करने जिससे जो है वो ज़मीन को या हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को इफेक्ट मिले। लेकिन अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ज़मीन के नीचे से जब हम पानी निकालते हैं तो उसका ज़मीन पे क्या इफेक्ट होता है, ज़मीन की जो रोटेशन है वो इससे जो है वो इफेक्ट होती है। दुनिया में पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है और साथ ही साथ ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने से ज़मीन की महवरी गर्दिश में फ़र्क पड़ गया है। 1993 से लेकर 2010 के इस तवील अरसे के दौरान ज़मीन का गर्दिशी महवर तकरीबन 80 सेंटीमीटर मशरिक़ की जानिब सिरक गया है। इस हवाले से अमरीकी जियोफिज़िकल यूनियन के जरीदे जियोफिज़िकल तहकीकी मकालों में शाया होने वाली एक नई तहकीक में बताया गया है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश में फ़र्क पड़ने की असल वजह बड़े पैमाने पर ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को निकालना है। बहुत खूब। तो ये जी बिल्कुल हो सकता है। इस तरह बहुत सारी दरियाफ्त आ रही हैं जहाँ पर हम स्पेस का जिक्र करते हैं, वहीं पर ज़ेर ज़मीन और ज़ेर समंदर भी तहकीकात हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन अब गूगल के क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो गूगल ने यह दावा किया है कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो अपनी तरक्की के मराहिल बहुत तेज़ी से तय कर रहा है और जो सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशंस लगा सकता है 47 ईयर्स में, वो हमारा क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों में बता सकता है उसकी कैलकुलेशन के हवाले से। दुनिया में जहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर काम हो रहा है वहाँ पर अभी तक हम लोग आके रुक गए थे लाइक ए सुपर कंप्यूटर। एंड सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या आप सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये जितना इस वक्त नासा की मिशन, स्पेस एक्स के मिशन चल रहे हैं, ये सब थ्रू सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं। सो वहाँ से अब जो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर डिटेलिंग चल रही है और क्वांटम कंप्यूटर को ये कहा जा रहा है कि वो 47 ईयर्स की कैलकुलेशन चंद लम्हों में कर सकता है। तो इट मीन्स कि वो पता नहीं कितने टाइम्स जो है वो बेटर देन सुपर कंप्यूटर है। और क्वांटम कंप्यूटर कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमारी तमाम तर दुनिया की एडवांसमेंट में। देखिए, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की ही दुनिया से एक और ख़बर हमारे पास शामिल है और ये बड़ी मज़े की खबर भी है, स्ट्रेंज भी है और अच्छी खबर भी है। इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक और बड़े डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया और वो ये है कि AI का जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया है शादी करने के लिए। अब अमेरिका में एक जोड़े ने क्या किया है जी, उनके पास तीसरा कोई शख्स मौजूद नहीं था तो उन्होंने अपनी शादी के लिए AI की टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल किया और मसनूई ज़हानत के टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो शादी के बंधन में बंध गए। ChatGPT की उन्होंने खिदमात ली, इस ज़रिए से दोनों शादी के बंधन में बंध गए क्योंकि इनके पास कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। तो उन्होंने ChatGPT की सहूलियात ली और आखिर में बोर्ड ने जो है वो मेहमानों का और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। वाह। सो ये AI का इस्तेमाल है कि अगर आप लोगों को भी कोई रिश्ते की तलाश है या शादी में कोई मसले आ रहे हैं तो आप भी रब्ता कर सकते हैं AI से और उसका हल जो है ना वो निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, कोलंबिया के एक मुहक्किकीन ने ये मंज़र देखा और उसकी तस्वीर जो है वो उन्होंने जारी की है। मंज़र क्या है कि नर्सिंग हम बैक वेल की एक नायाब जो है ना वो फुटेज उन्होंने शाया की है, जो फुटेज आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर चंद ही लम्हों बाद होगी और वो ये जो आप लोग देख रहे हैं ख्याल किया गया है कि अपनी नौयत की पहली फुटेज है और फुटेज में देखा गया है कि एक माँ हम बैक वेल अपने बच्चे को दूध पिला रही है और मुहक्किकीन का एक ड्रोन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये फुटेज हासिल करने में कामयाब रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें दीगर वेल मछलियों को परेशान किए बगैर उसके करीब जाने का मौका भी मिल गया है। और ये आप लोगों के मनाजिर आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। बड़ी खूबसूरत सी वीडियो है। वेल्स के हवाले से ही हम आपके पास एक और ख़बर भी शामिल करेंगे। आपने कभी देखा कि वेल्स और इंसानों की दोस्ती हो? यूजुअली वेल्स को ये कंसिडर किया जाता है कि बड़ी डेंजरस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो ख़तरनाक भी लगती हैं, लेकिन दोस्ती की मिसाल जो है वो एक कायम की गई है और ऐसा हुआ है कि एक वेल जो है वो तैर रही थी और उसने कप्तान से मदद मांगी, एक बहरी जहाज़ के कप्तान से मदद मांगी। इस खूबसूरत मंजर को कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड कर लिया गया जिसमें एक वेल मछली जहाज़ के करीब आती है
तो जहाज़ का कप्तान इसके जिस्म पर लगी हुई जुओं को उतार देता है, जिससे इसे राहत मिलती है और वो फिर दोबारा इसके करीब आ जाती है। और इस मंजर को जो है वो कैमरे की आंख ने भी रिकॉर्ड किया है और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से दोबारा उसने इसको टैप भी किया। हाँ, कभी कभी जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं आपके साथ और आप हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्यों हमारे साथ इतना जो है ना वो हिल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का होता है सीन। कभी कभी आपके आसपास जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो भी इस तरह का रिएक्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की जो है ना वो एक ख़बर है, ये ख़बर के साथ साथ ये थोड़ी सी रिसर्च है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने लगे। और रिसर्च ये है कि अक्सर आप लोग जब पानी की बोतल लेते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है और हमें ये लगता है कि इस एक्सपायरी डेट के बाद, क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो हमें ये लगता है कि उसके अंदर जो लिक्विड है या सॉलिड मौजूद है वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन पानी की ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि साइंस के मुताबिक पानी के अंदर ना तो चीनी है और ना ही नमक है। इसकी वजह से जो एक्सपायरेशन डेट मेंशन है वो जो बॉटल आप खरीदते हैं उस बॉटल की एक्सपायरेशन डेट होती है, ना कि उसके अंदर मौजूद लिक्विड यानी कि पानी की एक्सपायरेशन डेट। और ये बताया गया है कि पानी की कोई भी एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो एक्सपायरेशन डेट के बाद भी पानी पीने लगें, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक के अगेंस्ट तो पूरी दुनिया काम कर रही है। और हमारा भी ये मैसेज है कि प्लास्टिक को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जो हैं पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ऑब्वियसली कभी आपकी बॉटल हीट में है और हीट में रहने की वजह से उसके केमिकल्स जो हैं वो भुरना शुरू हो जाएंगे और जब पानी में इस्तेमाल होंगे, मिक्स होंगे, तो फिर पानी है जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको डैमेज करेंगे। सो एक्सपायरेशन डेट का ख्याल रखना है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि पानी की कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। ये जो बॉटल आप खरीदते हैं उस बॉटल के ऊपर जो मेंशन है एक्सपायरेशन डेट, वो स्पेसिफिकली उस बॉटल के लिए होती है। बिल्कुल। और इस बार जो है आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम भी यही था कि बीट द प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से हमें दूर रहना है। अगली खबर जो है वो बहुत अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए है जो कि उम्रे के लिए जाते हैं, तो अक्सर वीज़ा लेने में या बहुत सारे इस तरह के प्रोसेस में जो है उनको गुजरना पड़ता है, मुश्किलात आती हैं सामने। लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये काम जो है बिल्कुल आसान कर दिया और उन्होंने क्या किया जी, ऑनलाइन वीज़ा सर्विस जो है वो उनको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस जो है वो उनको फराहम कर दी है, जिससे उनके लिए तमाम तर जो है वो सहूलियात भी मिलेंगी और काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी ई वीज़ा जो है वो जारी करना शुरू कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के लिए सऊदी अरब का दौरा करना और उम्रे की अदायगी आसान हो जाएगी। और ये इकदाम सऊदी विजन 2030 के मुताबिक लिया गया है। यस, MBS का जो मिशन है वो 2030, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वाई नॉट के आज़मीन के लिए भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाएं जो सऊदी हुकूमत पहले भी लेती रही है, पाकिस्तान के इश्तराक से भी और ओवरऑल दुनिया में सऊदी अरब अपने उम्रा ज़ायरीन के लिए या हज ज़ायरीन के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि आपके साथ स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो क्यों इस तरह का बिहेव करते हैं, क्योंकि आप उनकी मदद करते हैं। और यही मदद की है कि जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और वो ये कि एक फैमिली पार्क से गुजर रही थी और पार्क से गुजरते गुजरते अचानक रुके, उन्हें एक नज़र आया कि एक कुत्ता जो है वो घास में फंसा हुआ है, तो उन्होंने जाके उसको रेस्क्यू किया। और जब रेस्क्यू किया तो वो कुत्ता बड़े आराम से, सुकून से, प्यार से उनके पास आ गया। और ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, बाहर के स्ट्रे एनिमल्स भी कितने प्यारे हैं ना, प्रॉपर्ली ब्रीड एनिमल लग रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स जो है वो वाकई में बस उनकी जो हालत है, हो सकता है ये किसी का पेट डॉग हो और ये खो गया हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन इट्स अ गुड जेस्चर कि देखें आप इस तरीके से हर जगह पे जो है वो जितने भी जानवर होते हैं अपने इर्द गिर्द उनका बहुत सारा ख्याल रखें। और हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि आप सिर्फ इंसानों का ही नहीं, अपने इर्द गिर्द पौधों का ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जितनी भी चीज़ें, उन सब का ख्याल रखें और उनके साथ जो है वो बेहतर जो है एक ताल्लुक बनाए, क्योंकि जब सब मिल के रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ट्रू। अगली खबर ये है हमारे पास कि जनूबी अमेरिका के मुल्क है पेरू, जहाँ पर आतिश फ़शां फट गया है और जिसकी वजह से 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो वहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई भी मौजूद है पाकिस्तानी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप लोग किसी को बचा सकते हैं तो वो भी करें, वरना वहाँ पर इमरजेंसी की सहूलियात भी होंगी। लेकिन ये टीवी स्क्रीन पर मनाजिर हैं कि इदारा अर्जियात व मादनियात के मुताबिक मुल्क के सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिशफ़शां अभियान से राख और गैस खारिज हो रही है, जो 5500 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गई है। हुकाम के मुताबिक आतिशफ़शां ने 10 किलोमीटर का इलाका अपनी लपेट में ले लिया है और पेरू के उमूर माहौलियात का कहना है कि तेज़ हवाओं की वजह से जनूब और जनूब मशरक़ी इलाकों में फैल रही है। मुमकिना ख़दशात के पेश नज़र मुतासरा इलाके से 2000 से ज़ायद मकीनों को निकाल लिया गया है और अब तक की अपडेट के मुताबिक 2 माह के लिए
लागू की गई है इमरजेंसी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत सारा ख्याल रखें। और शुरू में हमने प्रोग्राम की बात की कि आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, और घूमने फिरने का मौसम है, और पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान की खूबसूरती का कोई जो है वो मवाजना नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसका कोई जोड़ नहीं है। तो आपको पता है कि चित्राल में एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल होता है, शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है वो भी आज से जो है वो शुरू हो चुका है। इवेंट के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और फेस्टिवल में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की पोलो टीमें मद्दे मुकाबल भी होंगी। फेस्टिवल में शिरकत के लिए गैर मुल्की सयाह भी आ रहे हैं, मुल्की सयाह तो ऑफकोर्स उसमें शामिल होंगे, और सयाहों के लिए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की रवायती मौसीकी पर मुश्तमिल महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया है। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में है, आप लोग कहते हैं कि एंजॉयमेंट के मौके हमारे पास कम है, ज़िंदगी में एक दफ़ा वक्त निकालें और शंदूर का ये चित्राल जो है ना, चित्राल का ये शंदूर फेस्टिवल ज़रूर देखने जाएं। इसमें पोलो मैचेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत हल्ला गुल्ला और एक अलग समा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी घर मौजूद नहीं है, कोई भी होटल मौजूद नहीं है, सिवाय कैंप्स वहाँ पर होते हैं, और कैंप्स में आप लोगों ने गुजारनी होती हैं अपनी रातें, और वहाँ पर सारा हल्ला गुल्ला मस्ती होती है। और हमेशा फाइनल का टाकरा जो है वो चित्राल और GB स्काउट्स के दरमियान होता है, और हमेशा जो है वो चित्राल जीतता है। तो ये एक अरसे दराज से तारीख चली आ रही है शंदूर मेले की, तो आप लोग ज़रूर टाइम निकालें और चित्राल जाके इसको जो है ना वो एंजॉय करें। इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इथोपियन एक एथलीट हैं, और ये खातून एथलीट हैं, जिनको एक गलत टर्न लेना जो है ना वो इतना महंगा पड़ गया कि वो पहले नंबर से हार गई, और तकरीबन जो है वो 3 नंबर पर आ गई। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में इथोपिया की सेनबेरी टेफरी इनका नाम है, और ये 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल सालाना बीच ट्री रोड रेस में अपने एजाज़ का दिफा कर रही थी, और आखिरी मिनट में इख्तितामी लाइन से कुछ फासला कबल रॉन्ग टर्न ले लिया इन्होंने, और दाएं मुड़ गई। गलती का एहसास जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, और फिर उसके बाद वो तलाई तमगे से चांदी के तमगे पर जो है वो अब आ गई हैं, और तफरीर की हम वतन एथलीट फातियान टिस्वी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन छोटी सी गलती और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। Exactly, तो कहते हैं कि आप बहुत सोच समझ के, ऑफ कोर्स, लेकिन इंसान है, इंसान गलती ना करे तो कौन करे। एग्जैक्टली। सो हम लोग अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मजा हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि हम रोज़ जो है वो इस तरह की खबरें आपके साथ शामिल करते हैं, इस तरह की गेस्ट जो है वो उनसे आपको मिलवाते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। और आपको अभी भी पता होगा कि इस स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स जो हैं वो चल रही थी, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सारे मेडल्स भी जीते। तो इसी तरह के आज एक बहुत ही अच्छे से मेहमान के साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। एग्जैक्टली हमारे साथ मौजूद है बॉचे बॉल गेम। एक ये बॉचे बॉल गेम अब होती क्या है ये हमें ये समझाएंगे, लेकिन एक बॉचे बॉल गेम है जो स्पेशल ओलंपिक्स का हिस्सा है, और इसमें पाकिस्तान के फरहान असलम ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। अरसा दराज से ये बॉचे बॉल गेम खेल रहे हैं। ये कब से शुरू हो सकती है ये हम इनसे जानेंगे, और इनके साथ इनके कोच बैठे हैं जो मेहनत कर रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए और इन तमाम बच्चों के लिए, जनाब नवीद शहजाद साहब। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच नवीद शहजाद साहब और उनके शागिर्द और पाकिस्तान के जांबाज जनाब फरहान असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरहान आप? ठीक हैं? कैसे नवीद भाई? आप लगा शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नवीद आप मुझे ये बताइएगा कि ये बॉचे बॉल गेम एग्जैक्टली होती क्या है? बोचे हमारे यहाँ फेमस नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँगा इसको कि बेसिकली ये एक इटालियन गेम है। इन जनरल इट्स एन इटालियन गेम, और जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एथलेटिक एबिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब एजिलिटी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, बट इट्स अ माइंड गेम। और उससे ज़्यादा आपका एक अच्छा आई हैंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है इस गेम के लिए। ये तो था इन जनरल, लेकिन अगर स्पेशल ओलंपिक्स के रेफरेंस से बात करें
तो ये एक लो एबिलिटी स्पोर्ट्स है। स्पेशल ओलंपिक्स में बेसिकली कैटेगराइज कर दिया गया है स्पोर्ट्स को हाई एबिलिटी स्पोर्ट्स एंड लो एबिलिटी स्पोर्ट्स। हाई एबिलिटी स्पोर्ट्स के अंदर वो स्पोर्ट्स शामिल हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा एथलेटिक एबिलिटीज़, एजिलिटी, बाकी सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी आप फिजिकली ज़्यादा फिट होना ज़रूरी है। लेकिन लो एबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए उतनी ज़्यादा फिटनेस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये बेसिकली फ़लसफ़ा है कि हम किसी भी एथलीट को पीछे ना छोड़ें, यानी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हाई एबिलिटी एथलीट्स हैं उन्हीं को हम कंपटीशन के लेवल पे या इन्वॉल्वमेंट उनकी करें स्पोर्ट्स में और बाकी चीज़ों में। तो लो एबिलिटी स्पोर्ट्स को इसलिए हम लोग साथ लेके चलते हैं कि जो बच्चे उस लेवल पे नहीं जा सकते उनके लिए अलग स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल वो एक फ़लसफ़ा है। बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि माइंड गेम और आई हैंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, तो इसमें 3 तरह के इवेंट हो सकते हैं, सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट। नॉर्मली टीम में इनके 4 लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिंगल डबल्स भी हो सकते हैं। फोटो से हमें नज़र भी आ रही है, ये एक्चुअली किस तरह खेली जाती है? जी ये देखें, इसमें आपको ये भी टीम इवेंट हो रहा है, यानी 4 लोग एक टीम में शामिल हैं और एक छोटी वाइट कलर की बॉल जिसको हम पॉलिना कहते हैं वो आपको नज़र आ रही हो। ठीक है। टॉस होता है, जो टॉस जीत जाता है उसको मौका मिलता है कि वो पॉलिना को थ्रो करे या रोल करे। थ्रो इसमें नहीं, रोल हम रोल करे, लाइक अ हैंड बॉल जिस तरीके से बॉलिंग खेलते हैं। एग्जैक्टली, अंडर आर्म। तो और उसके बाद आप सब ने उस पॉलिना को टारगेट करना है, जो उसके करीब रह जाएगा, जिसकी जितनी बॉल उसके करीब रह जाएंगी वो टीम विन करेगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। गोल्फ में तो आप उसको डालते हैं, लेकिन होल करते हैं। हाँ, इसमें आपने उसके क्लोजेस्ट जाना होता है और फिर दोनों टीम्स कोशिश करती हैं कि दूसरे की बॉल को पीछे करके हम उसके पॉलिना के करीब हो सकें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें ये भी उसकी भी अच्छी गेम है जिसने टॉस जीत लिया पहले। बिल्कुल है, लेकिन चांस आखिर तक रहता है, यू नेवर नो। और फिर ये टाइम पे चलती है, यानी आप अगर सिंगल्स खेल रहे हैं तो 20 मिनट्स, डबल्स हैं तो 30 मिनट्स, और अगर टीम इवेंट है 4 लोगों की टीम के साथ तो फिर आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो आप कंटिन्यूसली खेलते रहते हैं उस वक्त तक जो ज़्यादा पॉइंट्स ले जाता है वो जीत जाता है। ठीक है। नवीद, ये बताइएगा कि ये गेम जो है ये पाकिस्तान में बड़ी कम शायद जानी जाती हो, और क्या आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि ये ओलंपिक्स में खेली जाती है तो इसलिए हमें जो है वो अपने बच्चों को इस हवाले से ट्रेन करना चाहिए, या ऑलरेडी माइंड में ये आइडिया था कि नहीं ये गेम जो है इंट्रोड्यूस करवानी है? देखिए, हम तक भी इसका तारुफ स्पेशल ओलंपिक्स के रेफरेंस से ही हुआ है, तो बेसिक तो पीछे स्पेशल ओलंपिक्स ही है, लेकिन बाकी ममालिक में स्पेशल ओलंपिक्स से हट के भी इस खेल को खेला जाता है। यानी काफ़ी पुरानी गेम है, जैसे मैंने बताया कि इटालियन ओरिजिन है, तो BC से भी सुना है हमने कि लोग खेलते आ रहे हैं। इसकी फॉर्मेशंस चेंज होती रही हैं, अंदाज बदलता रहा है, लेकिन चीज़ वहाँ पे मौजूद रही है। लेकिन ये गेम हम भी अब ये सजेस्ट करते हैं कि ये स्पेशल बच्चों तक महदूद नहीं है, ये दूसरे बच्चे भी खेलें, और ऐसी गेम है जो हर जगह तकरीबन खेली जा सकती है। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे आपको एक सर्टन जगह या उसकी एक सरफेस होती है जो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वैसे आप घास पे भी इसको खेल सकते हैं, कहीं पे भी पार्क्स में आप विदाउट मार्किंग किए भी इस गेम को खेला जा सकता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी गेम है। बहुत अच्छी गेम है। फरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फरहान, आपने कब ये गेम खेलना शुरू की और ये आपको क्यों पसंद आई गेम? ये कह रहे हैं कि ये मेरी फेवरेट गेम है, मुझे पसंद थी, शुरू से ही मैं देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि बाकी बच्चे भी इदारों में खेल रहे होते हैं तो देख के मुझे अच्छा लगा था। और कब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपने कंट्री को आपने रिप्रेजेंट किया, और इस तरीके से आपने जो है ना वो मेडल्स जीते हैं। तो कैसा आप फील कर रहे हैं? खुश हैं? बहुत। और फैमिली खुश है, दोस्त खुश हैं? जी। और जब टीम जीतती है तो क्या फील करते हैं उस वक्त? बहुत खुशी होती है। चले, माशाल्लाह। अच्छा नवीद साहब, कितना मुश्किल था ये आप सबसे पहले तो आपने प्लेयर्स की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वो ज़रा बताइएगा, वो क्या था, और फिर फरहान के साथ कितनी मेहनत हुई है अभी तक? हाँ, स्पेशल ओलंपिक्स में हमारा क्राइटेरिया बहुत सख्त क्राइटेरिया है। अच्छा। बिल्कुल, हम लोग चलते हैं स्कूल से या इदारों से, वहाँ से शुरू होता है, इंटर स्कूल्स होते हैं, फिर आपके इंटरसिटी गेम्स हैं, फिर रीजनल्स हैं, और फिर रीजनल से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पे। ओके, और जो तो नेशनल जीतेगा? जी, नेशनल के बाद फिर इनके कुछ बच्चों की सिलेक्शन होती है जिनको हम फिर कैंप्स में बुलाते हैं। तकरीबन 1 साल के राउंड इनके कैंप्स लगते रहते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। उसमें फिर हम अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करके बच्चों को और
उस बच्चे का राइट होता है जो बच्चा शुरू से हमारे साथ चल के आता है, यानी स्कूल से या इंटर सिटी से। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सुपरसीड कर दिया जाए कि एक बच्चा डायरेक्ट नेशनल में आया और वहाँ से उसकी सिलेक्शन हो गई है। तो हमारा पूरे एक JMS का एक सिस्टम है जिसमें हर बच्चे की एंट्री और कितने इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया, कब से वो स्पोर्ट्स के अंदर है, वो पूरी हिस्ट्री हम साथ लेके चल रहे होते हैं उस तो बच्चे की। कितना अरसा आपको हुआ फरहान के साथ? फरहान के साथ मुझे 6 साल हो गए हैं, 6 से 7 साल तकरीबन। और कितना मुश्किल था फरहान को ट्रेन करना या इजी था? फरहान बेसिकली अच्छे बच्चे हैं बात मानने वाले, बात सुनने वाले, अगर कुछ बताया जाए तो समझते हैं चीज़ों को। लेकिन इन जनरल जब भी हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों की बात करते हैं तो उसमें रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने तौर पे अपने आप को समझाने के लिए 2 चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ कि आपने 2 P's ज़िंदगी में रखने हैं, परसिस्टेंट और पेशेंस। इन 2 चीज़ों के साथ आपने चलना है। आपने सब्र रखना है, बार बार बताना है, बार बार बताना है, बार बार बताना है। यू नेवर नो कि क्या चीज़ किस अंदाज से बताएगी उनको समझ आ जाए। और ये भी नहीं पता होता कि एक चीज़ जो आज आपने बताई मे बी वो एक हफ्ते के बाद या कल हो सकता है वो उस तरह से ना कर पाएँ जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही बात। इसलिए हमें जितने भी लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो बर्दाश्त रखें और रिपीट करते चले जाएं। फरहान, आपका जो कोई फेवरेट प्लेयर हो पाकिस्तान में जिसके साथ खेल के आपको ये गेम मज़ा आता हो, वो कौन सा आपका दोस्त है? उसका नाम क्या है? कोई है ऐसा आपका प्लेयर दोस्त जिसके साथ खेलने में ना ज़्यादा मज़ा आता हो? क्या नाम है उसका? मानूर। मीरपुर की बेटी। किसकी बेटी है? मीरपुर की। अच्छा, मीरपुर से कोई ताल्लुक है, हमारी एथलीट है। वाह। उनके साथ कहते हैं कि अच्छा लगता है खेल। चलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको कोई ना कोई जो है वो साथी पसंद है जिनके साथ खेलना उनको अच्छा लगता है। ये बताइएगा कि ये बड़ी डिफरेंट गेम है और वैसे भी बहुत सारे और खेल भी जो है मौजूद हैं, तो आपने उनका इंतखाब क्यों नहीं किया, इस मुनफरिद खेल का इंतखाब क्यों किया? हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स में देखें, हम अपनी एक्सपर्टीज़ एक जगह पे होती है, लेकिन हमें तकरीबन हर स्पोर्ट्स के साथ ही काम करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। बेसिक्स हर स्पोर्ट्स की हमें जानना ज़रूरी होती है कि आप क्योंकि हम लोग कुछ इदारों से भी मुंसलिक होते हैं तो हमारे एक अलाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें या जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक बच्चे के अलावा बाकी तमाम बच्चों को भी अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं। तो बच्चे वैसे ये था कि मुझे ख़ुद भी पसंद है, जब हम फारिग होते हैं तो फिर हम ये गेम अमूमन खेलते हैं। अच्छा, बाकी जो कोचेज़ हैं उनको भी अच्छा लगता है रिलैक्स करने के लिए। जिस तरह आप देखें ना बाकी क्रिकेटर्स हैं हमारे और कोई ना कोई स्पोर्ट्स साथ खेल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह हम लोग भी ये रिलैक्स करने के लिए अपने आप को, कभी आप इजी मूड में होते हैं तो फिर ये गेम खेलते हैं। अच्छा नवीद साहब, इस वक्त हमारी ये बॉचे बॉल टीम के कितने मेंबर हैं, और अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे आप लोगों से रब्ता कर सकता है, या स्कूल कॉलेज की जो आप बात कर रही हैं ये कॉम्पिटिशन्स कब होते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में तो हमने इनके कॉम्पिटिशन्स नहीं देखे हैं। ऑब्वियसली स्पेशल। हाँ, इन जनरल स्पेशल जो इदारे हैं हमारे, उनमें तो ये ऑलरेडी गेम मौजूद है। अच्छा, मौजूद है और बिल्कुल, और वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे इंटर स्कूल्स तभी पॉसिबल होंगे जब हर स्कूल में ये गेम खेल रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो ये ऑलरेडी गेम मौजूद है स्कूल्स के अंदर। वैसे किसी ने स्टार्ट करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म मौजूद है स्पेशल ओलंपिक्स का। हमारे फेडरल में, कराची में, लाहौर में, हर जगह पे रीजनल ऑफिसेज हैं, तो हमसे आप अप्रोच करें, इक्विपमेंट भी मिल जाएगा, सब चीज़ें वहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकती हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, सब कुछ मिल सकता है। और जिस तरीके से पहले भी आए थे एक इसी तरीके से स्पेशल ओलंपिक के हमारे पास बैडमिंटन प्लेयर, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। तो यही आप लोगों के स्पेशल बच्चों के लिए, आप लोग ये जो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का ये चैप्टर चल रहा है, ये तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़? बिल्कुल, ये स्पेशल ओलंपिक्स का खासा है कि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल किसी भी लेवल पे, हर जगह पे आपको फ्री चीज़ मिलेगी। जिस तरह बच्चे अब कैंप्स करते हैं, इनको अच्छी जगह ठहराया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है, और पेरेंट्स से नॉट अ सिंगल पैनी, 1 रुपया इनसे चार्ज नहीं होता है किसी भी हवाले से, चाहे वो ट्रेनिंग है, अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, सब का सब खर्चा स्पेशल ओलंपिक्स बेयर करता है। ये बहुत अच्छी और ये बहुत पॉजिटिव साइन भी है कि इस तरीके से जो है आप कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स की तरफ से कितनी कोऑपरेशन मिलती है, क्योंकि यूजुअली जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, लेकिन नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स की तरफ पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। इनके पेरेंट्स की तरफ से कितनी कोऑपरेशन मिलती है आपको? देखें,
मसाइल समटाइम्स आते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। इन बच्चों को जिस तरह लेके आना जाना, एटलीस्ट घर से तो पेरेंट्स ही लाते हैं, आगे हम इनको संभाल लेते हैं, लेकिन जितना कोऑपरेशन हमें रिक्वायर्ड होता है अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स कर रहे होते हैं हमारे साथ। और फरहान की तो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा क्योंकि अभी साथ हैं, लेकिन इन जनरल हमारे जितने भी बच्चे थे, देखिए ये तो आपका पेरेंट्स के बगैर आप चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है तो किसी तरीके से भी बच्चा आगे आ जाए, आपको फ़ौरन से फ़र्क पता चल जाता है कि कितनी फैमिली सपोर्ट बच्चे के साथ है और कितनी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से हमें पेरेंटल, फैमिली सपोर्ट, इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट हर हवाले से हमें रही है, तभी हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा सकें और फिर रिजल्ट्स आपके सामने। वाह, वंडरफुल। वंडरफुल। नवीद, आप टैलेंट को कैसे ढूंढते हैं, ये भी चीज़ बताइएगा कि यूजुअली ये होता है कि आपके पास बच्चे या तो खुद अप्रोच करते हैं या फिर आप डिफरेंट जो है कैंप्स लगाते हैं और उनके थ्रू जो है वो आप सर्च आउट करते हैं कि ये बच्चे में ये कैपेसिटी है इस खेल को खेलने की। स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली एम्पावर करती है स्कूल कोचेस को, इदारों के कोचेस को, या जो उनके साथ वॉलंटियर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है सिलेक्शन का, तो हम स्कूल से लेके चलते हैं या फैमिली जो इंडिपेंडेंटली हमें अप्रोच करती हैं। तो जब टैलेंट हंट की बात आती है तो काफ़ी ज़िम्मेदारी इदारों के ऊपर भी आती है। तो वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं वो उनको हम ट्रेन करते हैं और फिर वो हमें आगे से प्रोडक्ट कोई ना कोई देते हैं जिनको फिर हम बाद में लेटर ऑन पॉलिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स सिलेक्शन की बात है, वो जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम हाई एबिलिटी लो एबिलिटी स्पोर्ट्स को जो हमने डिफ्रेंशिएशन की हुई है, वहाँ से हम बीइंग ए कोच आपको इतनी एक्सपर्टीज़ या इतना तजर्बा हो जाता है कि अगर आप चंद एक एक्टिविटीज़ बच्चे को करता देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा किस स्पोर्ट्स में ये सूटेबल हो सकता है, फिट बैठ सकता है। तो वो आपकी नज़र है, जिस तरह आप अपने प्रोफेशन में होगा आपको पता लग जाता होगा कि किस तरह से कौन बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए इसी तरह हम लोग भी जज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस जगह पे कौन सा। फरहान, आपको ज़्यादा क्या खेलने में मज़ा आता है, सिंगल्स में, डबल में, टीम अप हो के, और किस तरह सबसे? सिंगल में अकेले खेलते हैं इसलिए ज़्यादा भरोसा होता है कि मैं जीतूंगा, इसीलिए अकेले मज़ा। और कौन से कंट्री के साथ ना मुकाबला करके सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा अभी ये बर्लिन में, जर्मनी में? कनाडा के साथ जी। वाह, क्या बात है यार, आप तो माशाल्लाह से जर्मनी भी घूम आए, ठीक है, और वहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स के साथ कंपटीशन भी कर लिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आगे भी यही प्लान है कि बोचे गेम को लेकर जाना है आगे? इंशाल्लाह। और ट्रेनिंग रोज़ करते हैं? सर ये बताइएगा कि इनकी ट्रेनिंग्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं? ये जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फोकस करने के लिए क्या ट्रेनिंग्स हैं? देखिए, बेसिकली जब बच्चे कैंप्स में आते हैं तो फिर मल्टीपल हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ये है कि ये बच्चे घरों से निकले नहीं होते पहले, इनको पेरेंट्स से दूर रहना है, अपने काम खुद करने हैं। स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली हमें सिखाती है कि हमने स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चे को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, कैसे हमने लाइफ में कम्युनिटी के अंदर लेके आना है। तो उस कैंप के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स हमारा फोकस नहीं होता, मेनली स्पोर्ट्स, बट अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, जिसमें आपका बच्चे का उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब चीज़ें कैंप का हिस्सा है, ये खुद करते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का, उस कैंप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बगैर हमारा कैंप कंप्लीट नहीं। हमने इनको बताना है कि अगर आपने सुबह उठी है तो बेडिंग आपने करनी है, आपने उसको ठीक करना है, नहाना धोना करना है, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद आपने शावर लेना है, किस टाइम पे कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे कैंप में रह के रेगुलेट करनी पड़ती है। हाँ, जब स्पोर्ट्स की बारी आती है तो स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स हमारा जब कैंप होते हैं तो 2 टाइम हमारी ट्रेनिंग टाइम्स होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो वो कोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको प्लान आउट करता है दोनों को, कि क्या वो एक तरफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराता है और दूसरे सेशन के अंदर फिटनेस ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं। समटाइम्स दोनों टाइम में स्पोर्ट्स की पैरेलल चल रहा होता है। तो इस तरह से हमारा वो जो कैंप बेसिकली है वो हमारी सारी स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर हम। लेकिन जो स्पेसिफिक आपने फिजिकल ट्रेनिंग्स की बात की ना, तो डेफिनेटली इनके मसल्स जो है वो उसमें इम्प्रूव होते होंगे। तो अगर ऐसे बच्चे हमें देख भी रहे हैं अपने घरों पे या उनके वालिदैन देख रहे हैं,
तो कुछ एक्सरसाइज जो आप इनको करवाते हैं आप अगर शेयर कर सकें कि वो गेम नहीं भी खेलते तो उनकी मसल मूवमेंट रहे। हाँ बिल्कुल, उसमें ये देखें हम हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का ही एक प्रोग्राम है जिसको हम यंग एथलीट प्रोग्राम कहते हैं। जो इनिशियल लेवल के ऊपर होता है, यानी तकरीबन 8 से 12 साल तक के बच्चे जो हैं उस पर, या इवन बिलो दैट एज, वो भी उसमें आ सकते हैं। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के ऊपर। एक टर्म है जिसमें वो मूवमेंट्स जो बुनियादी तौर पे बच्चे में होनी चाहिए, उनके ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। वो 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है लोकोमोशन, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन और स्टेबिलिटी है जिसको बैलेंस कहते हैं। ठीक है, लोकोमोशन बेसिकली ये वो एबिलिटीज़ होती हैं जिसमें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, रनिंग, हॉपिंग, रनिंग या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, जंप की, ये सब चीज़ें वो हैं जो लोकोमोशन में। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को किसने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, जिस तरह रैकेट चलाना है, कैच करना है, थ्रो करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट कितना आप अच्छे तरीके से कर रहे हो। तीसरी चीज़ होती है बैलेंस। बैलेंस आप किस तरह से करते हो। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं या 3 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आप काम करके बच्चे की जो इनिशियल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड। नवीद, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से बात की कि हमारे डिफरेंट जगहों पे कैंप्स हैं, हम लोग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, आप काइंडली ये थोड़ा आइडेंटिफाई कर दें कि आपके किन किन एरियाज़ में कैंप्स हैं, ताकि लोग जो है वो अपने अगर स्पेशल जितने भी बच्चे हैं उनको अगर आपके साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, मैं फिर पीछे लेके चलूँगा कि हम बेसिकली तो स्कूल्स हैं, कैंप हमारे लगते हैं आखिरी साल में, जब हम अपने इंटर सिटीज़, रीजनल्स, नेशनल्स खेल चुकते हैं, उसके बाद हमारे कैंप्स लगना शुरू होते हैं। वो 1 साल तक तकरीबन चलते हैं। लेकिन उन 1 साल से पहले का जो प्रोसेस है उसमें हमारे स्कूल्स और बाकी रीजनल जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए हमारा पेज मौजूद है, हमारे रीजनल ऑफिसेज मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, मेन सिटीज़ में हम मौजूद हैं। तो किसी भी हवाले से हमें कांटेक्ट किया जा सकता है, हमें अप्रोच किया जा सकता है और हम हर वक्त क्या लिख के अप्रोच करना। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान? जी बिल्कुल, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का हमारा पेज मौजूद है। आप अगर फेसबुक पेज यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर बिल्कुल आप अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से बच्चे हैं, बहुत सारे ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस हमारे पास मौजूद हैं जो रब्ता करते रहते हैं हमसे भी, कि बाकी गेम्स नहीं खेल सकते और ये गेम बोचे बॉल गेम में आ सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपका जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से फरहान जो है वो शायद टेबल टेनिस ना खेल सकते हो क्योंकि वो एक थोड़ी सी हाई एबिलिटी गेम में आ जाती है। तो लो एबिलिटी गेम के लिए कौन से बच्चे जो है वो सूटेबल है? देखिए, फिर मैंने कहा जिसमें कोच थोड़ा सा आगे आ जाता है, वो बेहतर तौर पे पहचान सकता है कि किस बच्चे को हमने किस स्पोर्ट्स में लेके जाना है। लेकिन अगर स्पेशल ओलंपिक्स के रेफरेंस से देखें तो उसमें सर्टन क्राइटेरियाज मौजूद हैं। यानी हमें वो बता देते हैं कि अगर एक बच्चा सपोज 10 सेकंड्स से कम में 50 मीटर कर जाता है, ठीक है, 8 to 10 सेकंड्स, तो उसको हम हाई एबिलिटी में ले जाते हैं। अगर बच्चा 50 मीटर भगाएं और तकरीबन 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम वो ले जाए, इसका मतलब है वो उसकी रनिंग एबिलिटी थोड़ी सी लो है। यानी इसके लिए हम लो एबिलिटी स्पोर्ट्स अगर देख लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। इसी तरह एजिलिटी की चीज़ें, आप कुछ एजिलिटी एक्सरसाइज करवाएं तो हम पूछना चाह रहे थे ना। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरहान, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आपने गेम करनी है और पाकिस्तान को हमेशा जो है ना रिप्रेजेंट करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इनवाइट किया हम दोनों को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप लोगों के भी आसपास कोई स्पेशल चिल्ड्रंस मौजूद हैं तो आगे बढ़ें। उनके वालिदैन को अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उनको बताएं कि स्पेशल स्कूल्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज़ उन बच्चों के अंदर हैं कि वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, मुख्तलिफ माहिरीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसकी जो तादाद है, इसकी जो मरीज़ों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इसमें एडिशन होता जा रहा है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी भी है। इस हवाले से आगाही देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया जैसे मुज़ी मर्ज़ की और इसके बहुत सारे जो नुकसानात हैं उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे डेफिनेटली। और ख़ास तौर पर हम ये जिक्र करेंगे कैसे वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। थैलेसीमिया जो पॉजिटिव हैं
उनको ब्लड के अलावा कैसे उनकी केयर की जा सकती है, पाकिस्तान में रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या, और साथ ही साथ हम जिक्र करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो कितनी कारआमद है और पाकिस्तान में उसकी क्या सिचुएशन है, कितनी लागत आती है, और इसके अलावा भी जो इश्यूज़ पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट और चेयरमैन पाकिस्तान एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त थैलेसीमिया की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और थैलेसीमिया में बॉडी आपकी रिएक्ट क्या करती है? थैलेसीमिया पाकिस्तान में जो है वो लाखों बच्चे हैं थैलेसीमिया के साथ जो इस वक्त थैलेसीमिया की बीमारी के शिकार हैं। बेसिकली थैलेसीमिया जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको बताता चलूँ कि थैलेसीमिया खून की बीमारी है जिसमें जो नॉर्मल खून है वो जल्दी टूटना शुरू हो जाता है और इन बच्चों में खून यानी HB हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। अब जब खून कम रहेगा तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। HB मुसलसल कम रहने की वजह से उनका रंग बहुत पीला रहेगा, वज़न कम रहेगा, कद कम रहेगा। फिर क्या होता है कि इनमें जब एबनॉर्मल खून बनना शुरू होता है तो उसकी वजह से जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है, तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाती है और ये बच्चे ज़िंदगी भर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहते हैं। और सरवाइव करने के लिए उनको या तो अगर तो बर वक्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको हर महीने खून लगाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मिनिमम एज क्या है इसकी इंडिकेशन की कि जिसमें आपको पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो